ताहा भाई मुझे जी लास्ट टाइम एक बीच में मिले थे तो उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी भी आपकी वीडियोस देखती हैं, तो मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई, बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार आपकी अम्मी सऊदी अरब से मेरी वीडियोस देखती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस चैनल के थ्रू। ताहा भाई जो कि सऊदी अरब से यहाँ पर कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे और इनका गैप जो था वो तकरीबन 10 साल का था, फिर भी इन्होंने माशाल्लाह अपनी हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी सर्च की, इन्होंने अपना आइल्स वगैरह किया, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई और आज माशाल्लाह से कनाडा आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर प्रोडक्शन और आज हमारे साथ यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि सऊदी अरब से कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि सऊदी अरब से ये कनाडा कैसे आए और कौन सी फील्ड में आए, कौन सा प्रोग्राम में आए, यहाँ पर किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने सऊदी अरब से क्या किया था और ओरिजिनली ये कहाँ से हैं। तो ये सारी बातें ताहा भाई हमें बताएंगे इस वीडियो में। सो ताहा भाई वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले ताहा भाई ये बताएं कि आप कनाडा कब आए थे? मैं ऑलमोस्ट एंड ऑफ मार्च में आया था। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 4 months। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप सऊदी अरब से कनाडा आए थे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट? जी बिल्कुल, मैं सऊदी अरब से कनाडा आया था करेक्ट ड्यूरिंग ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस जब थी। अच्छा ताहा भाई आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ बट एट द एज ऑफ 3 माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, माई कंप्लीट फैमिली वी मूव टू सऊदी अरेबिया। सो सिंस देन आई हैव बीन लिविंग इन सऊदी अरेबिया। सो इसीलिए वहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन की और फिर वहीं से मैंने अप्लाई किया। ठीक है। सो आप इंडिया से ओरिजिनली और इंडिया किस सिटी से हैं आप? दिल्ली से। ओह अच्छा, ये दिल्ली के हैं। अच्छा, तो आप इंडिया दिल्ली से हैं ओरिजिनली और आप वहाँ से फिर सऊदी अरब आपकी फैमिली मूव हो गई थी, राइट? दैट्स करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है। तो ताहा भाई ये बताएं कि आप, क्योंकि सऊदी अरब से थोड़ा सा वीज़ा लगना, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा कि जो सऊदी अरब से कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हों। तो आप कैसे कनाडा आए थे? कौन सा आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम कौन सा, और सऊदी अरब से आपने क्या किया था? जी वहाँ से एक्चुअली स्टूडेंट्स लिटरली काफ़ी कम आते हैं। अच्छा। स्पेशली लोकल्स तो बहुत ही कम आते हैं। अच्छा। यूजुअली जो भी आते हैं वो हमारे ही इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग वहाँ से आते हैं, वो भी बहुत काफ़ी कम, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड मैं यहाँ पे MBA कर रहा हूँ। अच्छा, MBA कर रहे हैं? जी जी जी, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से, जो कि डाउनटाउन वैंकूवर में है। ओह यस यस यस। तो ये बताएं ताहा भाई कि आपने सऊदी अरब से क्या किया था इससे पहले? मैंने सऊदी अरब में अपनी हायर सेकेंडरी मैंने वहीं से क्लियर की। अच्छा। फिर उसके बाद मैं बैचलर्स करने मलेशिया चला गया था। अच्छा, मलेशिया से आपने बैचलर्स किया? जी जी बिल्कुल। मैंने बैचलर्स इंटरनेशनल बिजनेस में किया। ओके। फिर मैं ग्रेजुएट हुआ था 2011 में, राइट। एंड देन फिर उसके बाद मैं वापस सऊदी अरब आ गया था एंड देन आई कंटिन्यूड माई जॉब। मैंने अपनी जॉब को फिर वहाँ पे जो है अपना करियर परसू किया वहाँ पे और फिर मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने 10 years वहाँ पे जॉब की। तो उसके बाद मैंने जाके जो है फिर अप्लाई किया। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब है कि आपका जो गैप था वो 10 years का था? यस इंडीड, ऑलमोस्ट 10 years का था, बिल्कुल। तो अच्छा, 10 years के गैप के बाद भी आपको कनाडा का वीज़ा मिल गया, एडमिशन मिल गया, राइट? यस बिल्कुल मिल गया, डेफिनेटली। बट फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट ऑल जो हमारे एजेंसीज़ होती हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, नॉट एवरीवन इज़ यू नो वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट मैंने एक से तो बात की थी कि भाई मुझे ऐसा ऐसा जाना है MBA के लिए और मेरा इतना गैप है, एंड देन स्ट्रेट अवे ही वाज लाइक नहीं, आपका तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, एंड ही स्ट्रेट अवे सेड नो। तो बट मेरा स्टिल आई वांटेड टू परस्यू कि मैं MBA करूं। फिर द थिंग इज़ कि फिर मैंने एक और कंसल्टेंट से बात करी एंड आई आस्क्ड हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि मेरा कितना चांस है सक्सेस होने का इस वीज़ा के लिए। एंड ही सेड कि आपका उतना ही चांस है जितना दूसरे स्टूडेंट्स का होता है। एंड ही लिटरली सेड दैट बिकॉज द थिंग इज़ कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अप्लाई करते हो, कि अगर आपका गैप ज़्यादा है एजुकेशन का और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बिटवीन बैचलर्स एंड जो आप नेक्स्ट करना चाह रहे हो, तो द मेन थिंग इज़ कि आपका जो आपने इस गैप में किया क्या है एक्चुअली। अच्छा, आपको वो जो गैप है उसको जस्टिफाई करना है कि आप कहाँ पर थे इस टाइम पे, क्या कर रहे थे आप, राइट? एग्जैक्टली। कि अगर आपने कोई जॉब की है तो आपने वो जो है अपने SOP पे, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, उस पे जो है वो आपने डिटेल्ड बताना होता है कि आपने इस गैप में एक्चुअली किया क्या है। अच्छा। और दैट मेक्स योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रांग। अच्छा, क्योंकि सऊदी अरब से
एज़ फार एज़ आई नो कि वहाँ पर जो SDS कैटेगरी है वो कनाडा सऊदी अरब की नहीं है, मतलब सऊदी अरब कनाडा की SDS कैटेगरी में नहीं आता, तो वहाँ पर आप नॉन SDS में ही अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको जो भी आपका गैप वगैरह है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। जी तो और फिर मैं MBA के लिए अप्लाई कर रहा था। नाउ द थिंग इज़ कि मेरा जो बैचलर्स है और MBA जो मेरा मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सिमिलर है। अच्छा। मतलब विद इन द सेम फील्ड काउंट किया जाता है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी सिमिलर फील्ड में ही था। अच्छा। तो इस वजह से जो है एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है प्रोफाइल। फिर एंड अगेन आई वुड से कि SOP इज़ द की। अगर आपकी प्रोफाइल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, IELTS से रिलेट हो गए, अगर वो आपकी बॉडी है तो जो आपका SOP होता है इट्स लाइक अ सोल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप SOP को अपना स्ट्रॉन्ग करो। और जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग विच माइट हेल्प स्टूडेंट्स जी बिल्कुल, कि मेक श्योर कि जो आप SOP लिख रहे हो यू राइट इट बाय योर सेल्फ, नॉट द कंसल्टेंट, क्योंकि उसमें एक पर्सनल टच होना चाहिए कि जो आपकी पर्सनल लाइफ रही है, यू नीड टू प्रूव कि वाई डू यू वांट टू डू हायर एजुकेशन, या आप बैचलर्स करने आ रहे हो, मास्टर्स करने, आप क्यों करना चाह रहे हो, आपने अपना विजन बताना है। और आप अपनी चीज़ खुद ही बता सकते हो, कंसल्टेंट तो आपके बिहाफ पे नहीं बता सकता, जो आप बता सकते हो वो नहीं बता सकता। एग्जैक्टली कंसल्टेंट तो एक बहुत अच्छा लिख देगा एक SOP, बट उसमें जो है ना कोई जान नहीं होगी, यू नो, उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगा वो आपकी पर्सनल लाइफ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ अपनी ऑडियंस को, जितनी भी जो हमें देख रही है, कि यार आप लोग सारा का सारा कंसल्टेंट पे रिलाई मत किया करो। आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाओ। अपनी प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है तो कंसल्टेंट जस्ट एक ऐसा बंदा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसने सिर्फ अप्लाई करना है, अगर उसको सही तरीका आता हो। बाकी जो भी किया हुआ है प्रोफाइल जो भी वो आपकी है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, चाहे आप जितना बड़ा कंसल्टेंट ले लें, उसको आप 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, मुझे नहीं लगता कि वो आपका एडमिशन या आपको वीज़ा दिला सकता है। ये तो बात जो है मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि आप कंसल्टेंट पर रिलाई मत करें। और आजकल तो यार इतना आसान है ये अप्लाई वगैरह करना है, ऑनलाइन चीज़ें हैं सारी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मुश्किल है। तो भाई हम थोड़ा सा वापस आते हैं। आप ये बताएं कि आपने जो बैचलर्स किया था उसमें आपकी परसेंटेज क्या थी? मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि वो मैटर करती है नहीं करती आपके इसमें वीज़ा में। मेरी परसेंटेज जो इट वाज प्रीटी गुड, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट मैं मतलब CGPA मेरा अगर 4 आउट ऑफ 4 मेरे 3.6 प्लस थे। अच्छे तो अच्छे हैं। हाँ एजुकेशन के लिहाज से तो इट वाज प्रीटी गुड जो मेरी वो थी। बट अगेन एवरीथिंग मैटर्स। आपका IELTS का स्कोर क्या है? उस पे आता हूँ। हाँ। IELTS के आपके कितने बैंड्स आए थे? IELTS के मेरे ओवरऑल 7 बन गए थे। अच्छा, 7 बन गए थे, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। मैं उससे अच्छा नहीं कहूँगा, आई कुड हैव डन बेटर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इससे अच्छे बैंड्स लेके आते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। बट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक एजुकेशन पे वापसी कर रहा था तो मैं आई वाज बिट स्ट्रगलिंग। बट अगेन 7 इज़ अ प्रीटी डिसेंट, इट्स नॉट मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बट इट्स स्टिल। लेकिन इतने बड़े गैप में इतने अच्छे बैंड्स, 7 बैंड्स लेना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बैंड्स कम होंगे तो शायद मेरे ख्याल में वो भी अफेक्ट कर सकता है आपके वीज़ा को, शायद उससे आपका रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि बैंड्स अगर आपके कम है वो शो करता है कि आपकी अभी तक आपकी नॉलेज वगैरह है, आप इंग्लिश को समझ रहे हैं अच्छे से। तो वो भी चीज़ वीज़ा ऑफिसर जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने देखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, उनका जो IELTS का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हाँ भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आपने सिंस नॉन SDS कैटेगरी में आपने अप्लाई किया तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मैटर करती होगी। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी थी? यस डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट आपकी इतनी होनी चाहिए जो आपका जो कोर्स की फ़ीस है, ठीक है, आप वो कवर कर सको। और जो आपके स्पेशली जो आपके फर्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर सको, शो करने वो आप इतना शो कर सको। वैसे तो कंसल्टेंट कहते हैं कि आप इतना भी दिखा दो कि आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, वो भी इनफ है। बट बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, आप जो है अपने एक्सपेंसेस जो आपके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आप वो भी शो करो, विच विल डेफिनेटली मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर। क्योंकि नॉन SDS में तो आपने मेरा ख्याल में कि एक ही सेमेस्टर की फीस आपने पे करनी थी, नॉट द एंटायर ईयर, राइट? इज दैट ट्रू? दैट्स बिल्कुल करेक्ट। तो उसको छोड़ के आपने फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की होगी, वो हल्का सा बता सकते हैं कितनी आपने उसके अलावा फीस को छोड़ कितनी तकरीबन शो की थी? यार फ़ीस को अगर मैं छोड़ दूँ तो आप देखें, अगर उस हिसाब से एटलीस्ट अराउंड, या मैं सऊदी रियाल्स में बताऊँगा तो, या लेट मी पुट इट इन दैट वे, अराउंड 20,000 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। अच्छा, 20,000 कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन होने चाहिए। ठीक है, ओके, ये भी अच्छा है। तो ताहा भाई चलें, ये तो हो गए आपका सारा एजुकेशन का जितना भी आपने यहाँ पर आने तक आपने जो भी किया।
एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स करते रहते हैं, जो कि पिछला मैंने इंटरव्यू किया था एक लड़के के साथ जो कराची से था, पाकिस्तान से। वो क्वेश्चन ये था कि आपके टोटल पैसे कितने लगे हैं, सारा आप अपनी फ़ीस से लेके IELTS से लेके और कनाडा आने तक, आपका टिकट भी उसमें आ गया, कितने लगे थे आपके पैसे अराउंड? इट्स अराउंड, यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी सम अप नहीं किया है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली आप अगर फिगर आउट करें। फीस वगैरह मिला के एवरीथिंग, हाँ फीस मिला के फीस मिला के let's say अराउंड 35,000 कैनेडियन डॉलर्स। ओके ठीक है, 35,000 कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन आपके लग गए थे। उसमें आपकी फ़ीस भी आ गई, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो की, आपने टिकट भी बाय किया, कंसल्टेंट की फ़ीस भी दी होगी। तो चलें 35,000 नॉट अ बैड डील, क्योंकि मेरा ख्याल में कि हाँ नहीं, क्योंकि मेरे भी माइंड में इतना ही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही जवाब होता है, चाहे मेरे ख्याल में वो SDS हो या नॉन SDS हो, क्योंकि SDS में भी आपको $10,000 की JC शो करनी पड़ती है, आपको फुल ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, थोड़े से ऊपर आपके हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन ये बहुत अच्छी आपने एक अच्छी हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना एक अच्छी न्यूज़ शेयर की। सऊदी अरब से आप कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ सकते हैं, और आपका अगर 10 साल का गैप हो, ताहा भाई का जी 10 साल का गैप था सऊदी अरब में, ये जॉब कर रहे थे अपने बैचलर्स के बाद, और 10 साल के गैप के बाद भी इनको एडमिशन मिला है। तो मेरे ख्याल में आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से जो है कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इस वजह से कनाडा नहीं आने का सोच रहे या नहीं किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे कि उनका गैप बहुत ज़्यादा है, राइट। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो डिस्करेज करते हैं अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को। जो एक सोशल मीडिया पे जो अक्सर न्यूज़ आती हैं कि इतने सारे रिजेक्शंस हो रहे हैं उससे भी जो है स्टूडेंट्स बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करो, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपका जो केस है वो दूसरों से अलग है, ठीक है। आप उनके साथ अपनी नॉर्मल लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो, कंसिडर योर सेल्फ अ स्पेशल केस, और डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, और एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, आपकी SOP स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद लिखना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज़ कि देयर एक और चीज़, अगर आपका जो IELTS का स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल आपको राइटिंग में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइटिंग में अराउंड आपको 6.5 आए हैं, ठीक है, और आपने SOP किसी और से लिखवाई है, ठीक है, उसकी जो इंग्लिश की क्वालिटी है, अच्छा, ठीक है, वो 8 तक जा रही है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगे तो इट्स प्रीटी अंडरस्टूड। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर रियली स्मार्ट, उनका डेली बेसिस का ये काम है, उनका काम ही यही है, एंड दे कैन कैच एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, यू कांट ट्रिक विद देम। सो ये भी अच्छा आपका पॉइंट है कि अगेन मैं यही कहूँगा कि यार कोशिश करो कि आपकी जो SOP है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होती है, IELTS भी अच्छा होता है, आपके पास फ़ीस भी है, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं, लेकिन SOP एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप गलत लिखोगे, थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे, तो यार इमिग्रेशन ऑफिसर का, आपने जैसे बोला कि उनका डेली का यही काम है, तो वो राइट अवे समझ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे अपनी SOP खुद ही लिखें, चाहे जैसी भी लिखें। उसने सिर्फ ये देखना कि आपकी इंटेंट क्या है, उसने ये नहीं देखना कि आपकी ग्रामेटिकल कितनी बहुत अच्छी है या कितने आपने उसमें 8 या 9 बैंड शो करने, नहीं, आप सिर्फ अपनी इंटेंट पॉजिटिव शो करें, आप उसको बताएं कि आप क्यों आना चाह रहे हैं। तो ताहा भाई आप तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया वंस अगेन। और यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ जी कि ताहा भाई आपसे जो पर्सनली मैंने इंटरव्यू लेने इसलिए मैं इतने दूर से, क्योंकि आपने जब उस दिन मुझे मिले थे ताहा भाई, मुझे जी लास्ट टाइम एक बीच में मिले थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी भी आपकी वीडियोस देखती हैं, तो मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई, बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार आपकी अम्मी सऊदी अरब से मेरी वीडियोस देखती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस चैनल के थ्रू, और मेरी तरफ से आपको सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। ताहा भाई अपनी अम्मी को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मिस माई फैमिली, मिस माई पेरेंट्स, मिस माई वाइफ, माई डॉटर। सो बिल्कुल एक वन ऑफ द थिंग्स विच आई मिस कमिंग टू वैंकूवर और कनाडा। फैमिली तो आपको मिस, फैमिली इज़ द प्रायोरिटी। इनफैक्ट फूड भी मैं इतना मिस नहीं करता, फैमिली इज़ द मेन थिंग। तो अम्मी लोग, आपने बताया था कि आपकी अम्मी जो है वो सऊदी अरब में और आपकी वाइफ पाकिस्तान में है। यस दैट्स करेक्ट, क्योंकि मेरी मदर जो है वो पाकिस्तान से हैं, मेरे फादर जो हैं वो इंडिया से हैं, और सेम इज़ द केस फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि मैं इंडिया से हूँ, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो हमारी जो भाभी हैं वो पाकिस्तान किस जगह से हैं? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से हैं, माशाल्लाह। चलें, कनाडा का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है जी कि अगर आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और अपना आप जो एजुकेशन ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद वर्क परमिट मिलता है, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो भाभी को तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आते देख रहा हूँ, आपके बच्चों को भी, और इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स भी आप आहिस्ता आहिस्ता लेके आ सकते हैं। कनाडा का बहुत अच्छा सिस्टम है जी, आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं। तो ये कनाडा इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हों, ताकि आपको जो है ना एक मेंटली कोई स्ट्रेस ना हो,
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनकी। तो ताहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। आई एम श्योर कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो वंस अगेन जो सऊदी अरब वगैरह में, दुबई में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो कनाडा आने की प्लानिंग करें, उनका गैप ज़्यादा है और कंसल्टेंट सही नहीं बताते उनको, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी आप माशाल्लाह से एक मोटिवेशन है। तो आप फाइनली जाते हुए कोई ऑडियंस को या जो लोग आना चाहते हैं, कोई आप मशवरा देना चाहेंगे, कोई बात? बस लास्ट थिंग इज़ दैट कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कंसिडर योर सेल्फ स्पेशल। ओके, आप कोई नॉर्मल नहीं हो क्या? अगर दूसरों का अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न इज़ गेटिंग रिजेक्टेड, डोंट कंसिडर योर सेल्फ इन दैट कैटेगरी। और इनफैक्ट अगर आपका रिजेक्ट भी हो गया, स्टिल डू नॉट लूज़ होप, देयर इज़ स्टिल ऑलवेज अ सेकेंड चांस। चलें जी, थैंक यू सो मच ताहा भाई वंस अगेन। तो ये थे जी ताहा भाई जो कि सऊदी अरब से यहाँ पर कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे और इनका गैप जो था वो तकरीबन 10 साल का था। फिर भी इन्होंने माशाल्लाह अपनी हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी सर्च की, इन्होंने अपना आइल्स वगैरह किया, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई और आज माशाल्लाह से कनाडा आ चुके हैं। और बिल्कुल अपनी स्टडीज़ के बाद इनको इनका वर्क परमिट भी मिलेगा, इनको PR भी मिलेगी, अपनी फैमिली को बुलाएंगे। तो मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी सबके लिए मोटिवेशन है। तो चलें जी, थैंक यू सो मच ताहा भाई वंस अगेन, आपने अपना टाइम निकाला। तो आप सबसे मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।